नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की, और डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस के मिड टर्म एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर को। ये जो आपका मिड टर्म का एग्जाम है, इसको आप हाफ ईयरली एग्जाम भी कह सकते हो, इसको आप टर्म 1 या फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी कह सकते हो। हालांकि ये जो टर्म 1 का एग्जाम है, ये कोविड पीरियड के जो टर्म 1 के एग्जाम है उससे टोटली डिफरेंट रहेगा। दो बड़ी डिफरेंस है। पहला तो ये कि जो कोविड पीरियड था उस दौरान जो आपका टर्म 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें टोटली जितने भी क्वेश्चंस थे वो एमसीक्यूज थे, यानी कि वो एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम था। अब जो एग्जाम रहेगा आपका, अब रहेगा या नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम रहेगा, टर्म 1 का एग्जाम रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। यानी कि उसमें टोटली सभी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज नहीं रहेंगे। ओके, एक चेंज तो ये आ गया, यानी कि पैटर्न में चेंज है। सेकेंड चेंज ये है कि जो कोविड पीरियड था उस वक्त जो टर्म 1 का एग्जाम आया, उसमें जितना सिलेबस आपने कर लिया दैट्स ऑल, खत्म। यानी कि उसको आप साइड में रख सकते थे। वो सिलेबस रिपीट नहीं हुआ था टर्म 2 में। इस बार क्या है कि सीबीएसई वापस दोबारा से लौट आई है, किसके ऊपर? जो एनुअल सिस्टम है उसकी तरफ आ गई है। इसका मतलब ये कि टर्म 1 का जो सिलेबस है उसको आप साइड में नहीं रख सकते। टर्म 1 को अच्छे से दीजिए, उसके बाद भी आपको उस सिलेबस के साथ जाना है, क्योंकि आपका जो एनुअल एग्जाम रहेगा उसमें ये सिलेबस रिपीट होने वाला है। ओके, यानी कि दोनों तरीके से चेंज आ रहे हैं। एक तो ये कि आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी तैयारी वो थोड़ा अलग तरीके से होगी। दूसरा ये कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एनुअल एग्जाम में ये सिलेबस आने वाला है, तो उसको आप बिल्कुल साइडलाइन में नहीं लगा सकते। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले आप सैंपल क्वेश्चन पेपर क्यों देख रहे हो भाई? इससे क्या होगा? कुछ एडवांटेज बेनिफिट मिलता है, काफ़ी सारे एडवांटेज मिलते हैं। एक तो ये कि आपकी जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन जो होती है, उसको ये नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाता है। आपको एक तो मोटे तौर पे आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, उनका लेवल क्या रहने वाला है, जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी लैंग्वेज क्या रहेगी, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि एक ब्लूप्रिंट का भी आइडिया हो जाता है कि इस टाइप का आपका एग्जाम आने वाला है। क्लियर? इसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे आप यहाँ पे अटकोगे कि भाई ये तो मैं ठीक से नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई इस टॉपिक के ऊपर मुझे थोड़ा सा फोकस करना है। और जब फोकस करते हो उसके बाद, या फिर आपको सारे क्वेश्चंस ठीक से आते हैं, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे लेकर के जाता है। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो पॉजिटिव वाइब्स भी आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी तो अच्छा लगेगा, तो हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो 9th क्लास है उसकी सोशल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका NTSC का टारगेट है नेक्स्ट ईयर का, तो उसकी तैयारी अभी से कीजिए, तो सोशल साइंस को थोड़ा और ज़्यादा सीरियसली लेकर के चलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, इस एपिसोड की। इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। KVS दिल्ली कैंट मिड टर्म का ये एग्ज़ाम है आपका, क्लास 9th है, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है। टाइम आपका 3 आवर्स का रहेगा। टोटल मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 रहने वाले हैं। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए। इंस्ट्रक्शंस क्या है उनको हम रीड कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए, द क्वेश्चन पेपर हैज़ 40 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ओके, उसको कम ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, 40 क्वेश्चन नहीं रहेंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें एडिट कर दिया कि 34 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, जो पार्ट्स दिए गए थे उनको अलग अलग दिया गया था, लेकिन मैंने उनको चेंज कर दिया है, तो टोटल 34 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद है इंडिकेटेड जो मार्क्स है वो इस सेक्शन या क्वेश्चन के आगे मेंशन किया गया, और सेक्शन के आगे की बजाय यहाँ पर भी मेंशन किया गया कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 MCQs रहेंगे, 11 to 20 है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 to 28 है वो 3 मार्क का रहेंगे। 29 to 33 जो क्वेश्चन है वो आपके 5 मार्क का रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? यानी कि टोटल जो क्वेश्चन है वो 34 रहेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो भी कैरी ऑन कर सकते हैं भाई, हिंदी में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक से बता रहा हूँ। ओके, और सेपरेट वीडियो भी हम ले आएंगे, इसी क्वेश्चन पेपर को हम हिंदी में लेकर के आएंगे। क्लियर? तो अगर आपको ठीक से समझ में आता हो तो आप कैरी ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान? इसमें से कौन सा स्टेट या यूटी है जिसकी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगती? तो इसमें जम्मू कश्मीर हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, सेकंड पंजाब, थर्ड दिया गया हिमाचल प्रदेश, फोर्थ दिया गया राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हिमाचल की HP की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से होकर के नहीं जाती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा।
4 ऑप्शन दिए गए। देखिए इसका मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था जब हमने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आप सभी को पता है कि सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के हिंदी और इंग्लिश में सेपरेटली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे याद रख सकते हो। एक सिंपल सी लाइन है, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा, गमछा समझते हो ना, एक कपड़ा होता है, गमछा झाड़, ठीक। तो ये हमने लिख दिया। इसमें वो 8 राज्यों के नाम है, 8 स्टेट्स के नेम है जहाँ से होकर के ट्रॉफी ऑफ कैंसर जाती है। जैसे मी से मिजोरम हो गया, त्रै से त्रिपुरा हो गया, पै से पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल हो गया, रह से राजस्थान हो गया, गै से गुजरात हो गया, मैं से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झाड़ से झारखंड हो गया। अब देखिए इसमें उड़ीसा नहीं आया, तो उड़ीसा विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। उसके बाद थर्ड दिया गया, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है जहाँ से इलेक्शन लड़े जाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा। बी करेक्ट आंसर क्या है कि अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा और विधानसभा। जैसे आप सुनते हो ना कि यहाँ लोकसभा सीट है, क्लियर, तो वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, ऐसी जो विधानसभा सीट होती है वहाँ से विधायक चुनते हैं आपके पेरेंट्स, तो वो क्या है, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्लियर। तो वहाँ से एक विधायक या फिर एक एमपी या एक एमएलए को चुना जाता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये क्या होती है, इसको आप अगर डिफाइन करना चाहो डिफाइन भी कर सकते हो कि फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शन एनी स्टेट कह लीजिए या फिर यूटी कह लीजिए, दैट इज डिवाइड इनटू द सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इलेक्शन के पर्पज से, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्लियर। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है ईवीएम स्टैंड्स फॉर। ईवीएम क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती है जिनका यूज़ किया जाता है आजकल, ठीक, वोटिंग के लिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, ये भी काफ़ी इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ वोटर इज। वोटर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए आपको, फर्स्ट ऑप्शन है 25 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 21 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 18 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो ये मुझे इतना रीड करने की नीड भी नहीं थी। करेक्ट आंसर आपका सी है, 18 ईयर्स। इंडिया में वोट कौन डाल सकता है, ही और सी मस्ट बी इंडियन सिटीजन। पहली बात तो है कि वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और ही और सी मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स और अबोव, यानी कि 18 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, चलिए इसको देखते हैं क्या कहा गया है सिक्स्थ क्वेश्चन में। द कंस्टिट्यूट असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। जो हमारी कंस्टिट्यूट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडोप्ट किया, यानी कि जब उन्होंने कह दिया कि भाई बन करके तैयार हो गया, जब मर्जी आप इसको ले लेना हमसे, वो कब हुआ था। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था। ओके, इसलिए इसी डे को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर। संविधान दिवस होता है ये हमारा 26 नवंबर, और इसको बनने में लगे थे 2 years 11 months एंड 18 days, टोटल टाइम लगा था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमें, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन सी लाइन डिवाइड करती है इंडिया को। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी MCQ है। व्हाट इज द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। ओके, ये क्वेश्चन आपके इको में से लिया गया, व्हाट इज द एम ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान। तो इसमें करेक्ट जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ओके, सी करेक्ट आंसर रहेगा, इनकी 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनको जो शुरुआती शिक्षा है वो जरूरी देने के लिए। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। हिस्ट्री में से लिया गया, फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, मैक्समिलियन रॉबस्पियर जो हैं वो जैकोबिन क्लब के लीडर थे। उसके बाद 10th जो क्वेश्चन दिया गया उसको भी देख लीजिए। 10th क्वेश्चन दिया गया, विच कंट्री वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी कंट्री है जिसकी हार हुई थी इनमें से। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जर्मनी है, उसकी हार होती है, बुरी तरीके से हार होती है, ठीक। उसके बाद सेकंड सेगमेंट आ गया, सेक्शन ए का ही दूसरा पार्ट है। यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन नंबर 11 to 20 और ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, यहाँ पे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या चीज़ होती है कि एक साल में मान लीजिए, ठीक, 1 year पीरियड रहेगा और उसमें जो तीनों सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के,
तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, तो उन तीनों में जितना भी मतलब चाहे वो प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो सर्विसेज दी गई, उनकी वैल्यू को प्लस कर देंगे, यानी कि फर्स्ट सेक्टर प्लस सेकंड सेक्टर प्लस थर्ड सेक्टर, इनको अगर वैल्यू को ऐड कर देंगे, क्या ऐड करना है, उनकी वैल्यू को, ठीक, जो भी प्रोडक्ट काउंट नहीं करने, तो हमें मिल जाएगा जीडीपी। जितनी कंट्री की इकोनॉमी बड़ी होगी उतनी जीडीपी बड़ी होगी, यानी कि जितनी जीडीपी बड़ी होगी कंट्री की इकोनॉमी बड़ी होगी, तो ये जीडीपी है, क्लियर। उसके बाद है ANC स्टैंड्स फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 13th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला रिलीज्ड फ्रॉम जेल, तो ये जेल से रिलीज हुए थे 1994 में, ओके, ईयर ही मेंशन करना है 1994, क्लियर। उसके बाद डिफाइन द इनेबलिंग एक्ट, 1 मार्कर क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। इनेबलिंग एक्ट है दैट वाज इनेक्टेड बाय हिटलर, हिटलर इसको लेकर के आते हैं, एंड ही बिकम द एब्सोल्यूट डिक्टेटर ऑफ द कंट्री आफ्टर दैट। इनेबलिंग एक्ट के द्वारा सारी जो पावर थी वो अपने हाथ में ले ली और डिक्टेटर बन जाते हैं हिटलर, ओके। ही टेकन अवे द फ्रीडम फ्रॉम द सिटीजन, सिटीजन से फ्रीडम ले लेते हैं। इसके साथ साथ जो हिटलर की पार्टी थी, नाजी पार्टी के अलावा बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता था। ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं लिखने, कुछ एक चीज़ लिख सकती है जो भी आप लिखना चाहो, क्लियर। उसके बाद है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल, ओके, लोगों की सरकार होती है। इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट, चूज भी कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं, वो डेमोक्रेसी है, ओके। ये कैसे भी लिख सकते हो यार, मतलब ये भी लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे आपको समझ में आए वैसे लिख देना जो आपको ईजी लगे। उसके बाद 16th क्वेश्चन दिया गया, 16th क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप, ओके। अब ये देखिए 1 मार्कर में क्वेश्चन दे दिया गया, इतना लेंथी तो कहाँ बताएंगे, हमें बताना है कि इट रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू लंदन नियर अबाउट 7000 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कम करती थी, नियर अबाउट लिखना है, क्लियर। डिस्टेंस कम हो गई थी, अर्लियर वी हैड टू टेक द रूट फ्रॉम द कैप टाउन या कैप ऑफ गुड होप से होकर के जाना पड़ता था, अब डिस्टेंस कम हो गई तो भाई हेल्पफुल रहा है, ठीक, इतना सा बता दोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, व्हाट इज़ अपार्थेड, अपार्थेड क्या है, ओके, ये हमें बताना है। तो अपार्थेड वाज ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम द पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के कलर के बेस के आधार पे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो उसे अपार्थेड सिस्टम बोलते थे। हिंदी बोलते रंग भेद की नीति थी, कहाँ थी, साउथ अफ्रीका में, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछे गए तो वो B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और अगर ये होता कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके चेयरमैन कौन थे, अगर ये पूछा जाता या प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, वो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 19th क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सिंपल सी लैंग्वेज में लिखें तो एवरेज एज जो होती है दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज एज, औसत आयु कितनी होती है, जैसे किसी कंट्री में अगर 65 ईयर्स है, किसी में 70 ईयर्स है, तो इट शोज़ द हेल्थ फैसिलिटीज़ को शो करता है कि कितनी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है वहाँ पर, क्लियर। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, हु हेल्प द ब्लैक पीपल इन फाइटिंग अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो इसमें नेल्सन मंडेला हम देंगे कि मेनली तो उन्होंने फाइट किया था। नेल्सन मंडेला अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दे फोर्ट अगेंस्ट दैट अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ उन्होंने संघर्ष उठाया था। जैसे गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे ही उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा अब और नहीं चलेगा। ओके, ये हो गए हमारे फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। उसके बाद हम सेक्शन बी की बात करेंगे। यहाँ पे दिए गए हमें 3 मार्कर क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या कुछ दिया गया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज गिलोटाइन। ओके, ये गिलोटाइन क्या थी, गिलोटाइन या इसको गिलोटिन भी बोल सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग। ये क्या थी कि दैट वाज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट था, एंड दैट वाज यूज्ड टू बिहेडेड द पीपल, कि लोगों को सर को कलम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। यानी कि इस टाइप से एक चीज़ें लगी होती थी, उसके ऊपर इस टाइप से बना होता था, यहाँ पे लेटाया और गर्दन धड़ से अलग, इस टाइप से एक डायग्राम बना सकते हो। आप कर सकते हो कि दैट वाज क्वाइट पॉपुलर, बिकम पॉपुलर एट द टाइम ऑफ द रेन ऑफ टेरर में इसको यूज़ किया गया था, एंड दैट वाज यूज्ड टू गिव पनिशमेंट टू द पीपल, लोगों को सज़ा देने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। एंड थ्रू द यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट द पीपल वर बीहेडेड
यानी कि उनका सर कलम किया जाता था। क्लियर? तो ऐसा कुछ करके बता सकते हो, डायग्राम बना दोगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद है वेयर डज अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई। बस इतना से बताना भाई, अंडमान निकोबार आइलैंड दैट इज इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड दैट इज इन द अरेबियन सी। डायग्राम बना दोगे तो भाई थोड़ा सा बती डेड लाइन लिख देना और डायग्राम बना दोगे तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। यहाँ से बना दीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। क्लियर? बता करके खेवी की तरह लिख कह सकते हो भाई ये रहा, देख लीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया डिस्क्राइब द पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो है, थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए कि ये कहाँ पर है, बेटर रहेगा। ओके, जियो के क्वेश्चन में डायग्राम बन जाए तो ज़्यादा बेटर है, किस टाइप से आप थोड़ा सा बना सकते हो कि दैट इज़ द पेनिनसुलर प्लेटो। सबसे पहले बताओगे कि दैट लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया एंड इट इज़ नोन एज ए पेनिनसुलर प्लेटो। क्यों कहा जाता है इट इज़ नोन एज ए पेनिनसुलर प्लेटो? बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, तीन साइड से भाई पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार हिंदी में, यहाँ पे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। उसके बाद आप बताओगे कि इट इज़ इन ट्रायंगुलर शेप में है, इट इज़ क्वाइट रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स में बहुत रिच है, इट इज़ रिच इन फ्लोरा एंड फोना में काफ़ी ज़्यादा रिच है। ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बट इट इज़ नॉट मच सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर के लिए, इतना सुटेबल नहीं है। तो ये चीज़ें आप लिख दोगे बस, इतने में हो जाएगा आपका 3 मार्क का। उसके बाद व्हाट वाज द अप्रैल थीसिस, इसमें आपको बताना है अप्रैल थीसिस जो 3 डिमांड्स थी लेनिन की, उसे अप्रैल थीसिस कहा गया। डिमांड क्या होते हैं भाई? चुनावी वादे थे उसके, सरकार से कहा कि ये कीजिए और उसके बाद ये भी कह दिया कि अगर ये नहीं करेंगे तो मैं करूँगा। जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया, यानी कि इस टाइप के प्रोमिसेस किए गए थे। तो वो अप्रैल थीसिस थी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट बताना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि व्हेन ए पर्सन इज विलिंग टू डू वर्क, एबल टू डू वर्क, यानी कि एक पर्सन है जो काम करने की योग्य है और काम करना चाहता है, स्टिल ही और शी इज़ नॉट गेटिंग द वर्क, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, दैट इज़ नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट। उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। थोड़ा लंबा खींचना तो आप इसको अलग अलग टाइप से बता सकते हो कि किस टाइप से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इट कैन बी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो ये 3 टाइप का मेनली हो सकता है, तो वो आप बता दोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद इज बैनिंग ट्रेड यूनियंस अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी और नॉट। बस पहले आप डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करोगे इसमें कि डेमोक्रेसी क्या होती है, और फिर आप बताओगे कि बैनिंग ट्रेड यूनियंस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एवरीवन इज फ्री टू फॉर्म इट्स ऑन पॉलिटिकल पार्टी और द यूनियन। डेमोक्रेसी में हर कोई आज़ाद अपनी भी पॉलिटिकल पार्टी या यूनियन बना सकता है। अगर उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है, इट मीन्स दैट ये अनडेमोक्रेटिक डिसीजन है, इतना बताओगे। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है व्हेन वॉज डेमोक्रेसी अडोप्टेड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी को कब अडोप्ट किया गया था? तो इसमें दोबारा से भाई एक ही चीज़ को घुमाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन है। और कुछ क्या बताओगे आप? डेमोक्रेसी क्या है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद बता दीजिए कि इट वॉज अडोप्टेड 1994 में अडोप्ट किया गया था, और इट वॉज द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के एरा का ये एंड था। ओके, एंड साउथ अफ्रीका वॉज डिक्लेयर्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, उसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये चीज़ें ऐड करके आप 3 मार्कर में कन्वर्ट कर लोगे इसको। उसके बाद 28 क्वेश्चन को देखिए। 28 जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें दिया गया हमें क्या दिया गया, एक अनसीन एक पैसेज दिया गया, हमें पैराग्राफ दिया गया, उसको रीड करना है, ठीक, और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए। क्लियर? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या दिए गए, क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि द ग्रेट और द इनर हिमालय इज नोन एज, ग्रेट या इनर हिमालय को क्या कहा जाता है? इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री। हिमाद्री क्यों? इसका मतलब होता है हिम मतलब आइस हो गया ना, और आद्री मीन्स होम हो गया, क्योंकि इट ऑलवेज रिमेन्स स्नो कवर्ड। उसके बाद गिव 2 फीचर्स ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस के फोल्ड्स के 2 फीचर्स देने हैं कि इट इज़ यंग फोल्डिंग माउंटेन है, ओके, एंड इट इज़ अनइवन स्ट्रक्चर है। क्लियर? और ये बता सकते हो कि हिमालय इज़ नॉट ए वन माउंटेन, इट इज़ अ सीरीज ऑफ द माउंटेन्स, ऐसे कुछ आप मेंशन कर सकते हो। गिव 2 फीचर्स ऑफ द इनर हिमालय की अगर बात करें, इनर हिमालय की हमें बात की जाए तो इनर हिमालय कौन सा है? जो हिमाद्री है उसी की बात की जा रही है। तो 2 फीचर आपको एग्जैक्टली वहीं से उठा सकते हो, अदरवाइज आप लिख सकते हो कि इट ऑलवेज रिमेन्स स्नो कवर्ड एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ द पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल जितनी भी रिवर्स निकलती है वो यहीं से निकलती है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन सी की तरफ चलेंगे, और सेक्शन जो सी दिया गया है यहाँ पे भी हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसको देखिए। सेक्शन सी में हमें क्वेश्चन दिए गए, 29th जो क्वेश्चन दिया गया है, 29th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर
पेक्युलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। नाजी थिंकिंग के जो फीचर्स है वो हमें बताना है कि नाजी वॉज एन आइडियोलॉजी and it was the ideology of the Nazi political party and it was also the ideology of the Hitler की भी same ideology थी। According to this ideology the people can't be equal, कि लोग एक बराबर नहीं हो सकते। and according to this ideology Germans Aryans were at the top and अगर हम बात करें Jews they were at the bottom, वो बॉटम के ऊपर थे। ओके, एंड दे बिलीव इन द वर्शिप ऑफ द हिटलर की वर्शिप में बिलीव करते थे। दे बिलीव इन द वॉर्स में वो बिलीव करते थे। दे वांटेड टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर एरियाज लाइक दैट। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको लिखना है, मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, व्हाट इज़ द बेसिक एम ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन। सिंपल सा चीज़ें हैं भाई। क्रॉप प्रोडक्शन क्यों चाहिए कि वी रिक्वायर क्रॉप प्रोडक्शन फॉर द टू पर्पज़, फर्स्ट फॉर फूड एंड सेकंड फॉर द रॉ मटेरियल। ओके, दो चीज़ों के लिए चाहिए। उसके बाद ये कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, तो ये दो लाइनों में लेकर के फिर बताना कि देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये चाहिए। सेकेंड चाहिए लेबर। थर्ड चाहिए फिजिकल कैपिटल, दैट इंक्लूड्स वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल। ओके, और फोर्थ चाहिए ह्यूमन कैपिटल। तो ये चारों चीज़ें आप लिख दोगे, जो आपका इको का फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। क्लियर। उसके बाद 31st क्वेश्चन है, राइट अबाउट द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहले अनएम्प्लॉयमेंट जो ऊपर लिखा आपने वही बता दीजिए कि क्या होता है कि भाई जब कोई काम करने के लिए तैयार है, व्हेन समवन इज एबल टू वर्क एंड रेडी टू डू वर्क, काम करने के लिए भी तैयार है और एबल भी है, एंड स्टिल नॉट गेटिंग द वर्क, तो दैट इज नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट, उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि व्हेन सम पर्सन्स डू नॉट गेट द वर्क ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर, कि उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी कॉमन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। फार्मर्स डू नॉट गेट वर्क इन 4 to 5 months इन ए ईयर, उनके पास 4-5 महीने काम नहीं होता। ऐसे ही शहरों में जो कंस्ट्रक्शनल वर्कर होते हैं उनके पास काम नहीं होता, तो दैट इज़ द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। एक मौसम ऐसा आता है जिसमें इनके पास काम नहीं होता। तो ये आपको बताना है, थोड़ा सा लंबा खींचेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद हु वाज जनरल परवेज मुशर्रफ एंड डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट हिम। भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, आने वाला नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ की अगर बात की जाए तो कौन थे, ही वॉज द डिक्टेटर, कह सकते हैं डिक्टेटर था, मिलिट्री लीडर था, पाकिस्तान के थे। और उसके बारे में बताना है कि किस तरीके से ओवरथ्रोन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया था। नवाज शरीफ उस वक्त वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, एंड आफ्टर दैट ही सीज द पावर्स, सारी पावर ले ली, एंड ही कंडक्टेड द रेफरेंडम को कंडक्ट किया, एंड ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एंड ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दैट। वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, पूरी कहानी लिख देना। उसके बाद डिफाइन 18th century फ्रेंच सोसाइटी ओल्ड रेजाइम। तो इसमें फ्रेंच सोसाइटी को आपको बताना है कि एट दैट टाइम द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू द 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। तो बता दो कि भाई फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मज़े करते थे। थर्ड एस्टेट है उसमें पीजेंट्स, वर्कर्स, लॉयर्स, आर्टिसंस वो आते थे, एंड दे हैड टू पे ऑल टाइप ऑफ द टैक्सेस उन्हें देने पड़ते थे, और यही फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कारण था। तो ये कहानी आप लिख दोगे, ये भी आपके हिस्ट्री का पहला ही क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो डी सेक्शन आपका दिया गया, डी सेक्शन को देखिए, ये आपका रहेगा मैप वर्क का। क्लियर, किसका रहने वाला है, ये मैप वर्क का रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स दिए गए, जैसे सिंपल सा रहेगा ये, जियो में से ही रहेगा ये। ओके, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जियो में से, हिस्ट्री के भी आपके तीनों चैप्टर, फर्स्ट 3 चैप्टर्स है, उसमें से मैप वर्क के पॉइंट है, चाहे वो 2-2, 3-3 पॉइंट हो, ठीक। लेकिन यहाँ से जो दिया गया जियो से ही दिया गया। द इंडियन डेजर्ट को आपको दिखाना है, जो अगर हम बात करें इसमें शो करने की तो थोड़ा सा हम शो भी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा इस साइड आ गया इंडियन डेजर्ट, उसको दिखाना है। उसके बाद वेस्टर्न घाट को आपको दिखाना है। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें हम साउथ इंडिया में थोड़ा सा चलते हैं, तो यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ पे पाक स्टेट आ जाता है। पाक स्टेट है जो श्रीलंका और इंडिया को अलग करता है, तो उसको मेंशन करना है। साउदर्न नेबरहुड आइलैंड कंट्री है, तो साउदर्न नेबरहुड आइलैंड कंट्री वो हमारी श्रीलंका है, उसको मेंशन कर दोगे। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको लोकेट करनी है, मैप आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। क्लियर, हिंदी मीडियम में भी इसको ले आएंगे, और एक और सैम्पल क्वेश्चन पेपर है बड़े मज़ेदार, डिटेल अच्छे वाला, जो कि अभी जो काफ़ी सारे स्कूल में लेट अब एग्ज़ाम होने वाले, उसके लिए भी और एनुअल एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
ओके, वो कब मिलेगा? वो सिंपल क्वेश्चन भी, यानी कि एक हिंदी मीडियम का इसका जो मिलेगा वो आपको कल मिलेगा, और जो हिंदी मीडियम का मिलेगा वो मिलेगा 6 अक्टूबर को नियर अबाउट 1:13 के आसपास। क्लियर? तो वीडियो बना हुआ, लेकिन पोस्ट 6 अक्टूबर को करने वाला हूँ, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन पेपर मुझे मेरे स्कूल में भी देना है। पहले वो सॉल्व कर लें, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? और इसके अलावा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सोशल साइंस तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी कोई और रिक्वायरमेंट है, सिंपल क्वेश्चन पेपर ये वो ऐसे कुछ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका प्यार सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, और जो छोटे से आप कमेंट करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।